हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। इसके सिलेबस में मेंशन भूगोल से जुड़े हुए वे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ डिटेल से चर्चा करते हैं। तो बेसिकली सिलेबस में मेंशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक से जुड़े हुए जो कंसेप्ट है और कंसेप्ट के साथ साथ उनसे जुड़े हुए क्या तथ्य हो सकते हैं, फैक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। जैसे आप चाहें तो आप दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करिए और वो टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, कौन कौन सी गतियां हैं, परिक्रमण गति, अक्षांशी देशांतरी रेखाएं, सौरमंडल के बारे में हमने पढ़ा। सौरमंडल ब्रह्मांड से जुड़ी हुई वे कौन सी शब्दावलियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हमने उन्हें भी देखा, उन्हें भी जानने की कोशिश की। आप चाहें तो विजिट करिए और उन्हें डिटेल से समझिए, कहाँ, दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब आज किस खास टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस टॉपिक था, वो किससे जुड़ा हुआ था? पृथ्वी के अंतर्जात बल से जुड़ा हुआ था। यानी पृथ्वी में जो अंतर्जात बल कार्य करता है, जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था? पटल विरूपणी बल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पटल विरूपणी बल में हमने क्या देखा कि कैसे पटल विरूपणी बल और जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं, ये दोनों बल कार्य करते हैं। पटल विरूपणी बल में हमने दो भागों में से डिवाइड किया, एक तो महादेश जनक संचलन और दूसरा पर्वतीय संचलन, या आप कह सकते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। हमने क्या पढ़ा कि जो महादेश जनक संचलन है वह लंबवत होने वाला संचलन है और जो पर्वत निर्माणकारी संचलन है वह क्षैतिज दिशा में होने वाला संचलन है। क्षैतिज दिशा यानी पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमने क्या पढ़ा था? पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से, या पृथ्वी का जो अंतर्जात बल कार्य करता है, तो पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं, जो धरातल है, वे दो तरीके से उसमें बल कार्य करता है। पहला बल कार्य करता है तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल कैसे? तनाव मूलक बल, इसे हम टेंशन कहते हैं। तनाव यानी टेंशन। तनाव मूलक बल की वजह से जो धरातल पर चट्टानें हैं या पृथ्वी का जो धरातल है, वह तनाव की वजह से उस धरातल में क्या होगा? एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। तनाव कब कार्य करता है? जब आपको देखिए धरातल एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करे, है ना। तो उस विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल को क्या कहा गया? तनाव मूलक बल। और तनाव मूलक बल की वजह से, ध्यान रखिएगा, जो धरातली चट्टानें हैं, तनाव मूलक बल की वजह से धरातली चट्टानों में क्या होगा? खिंचाव होगा। और जब धरातली चट्टानों में खिंचाव होगा तो इन चट्टानों में क्या होंगी? दरारें पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए पूरी चट्टान है, चट्टानों में क्या पड़ेंगी? दरारें पड़ेंगी। ठीक है, चटक गई कहीं से, ठीक है, कहीं दरकन आ गई। ठीक है, दरकन के साथ साथ ध्यान रखें क्या होगा? इससे भ्रंश का निर्माण होगा। तो जब दरारें पड़ती हैं, जब तनाव मूलक बल कार्य करता है, चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, चटकनें पड़ती हैं, उन दरारों और चटकनों की वजह से भ्रंशों का निर्माण होता है, फॉल्ट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था किसमें? पर्वत निर्माणकारी बल के भीतर। और पर्वत निर्माणकारी बल जो है वह किसमें आएगा? संचलन है वह किसमें आएगा? अंतर्जात बल के भीतर। ठीक है, तो भू संचलन में जो अंतर्जात बल है, ध्यान रखिएगा, भू संचलन में दो प्रकार के बल सहायक है। आप कह सकते हैं कि भू संचलन के लिए दो प्रकार के बल जिम्मेदार हैं, दो कारण हैं, एक तो अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक बल। ठीक है, आकस्मिक बलों में जैसे ज्वालामुखी आ जाना, भूकंप का आ जाना, सुनामी का आ जाना, ये जो अचानक से आने वाली विपदाएं हैं, ठीक है, आपदाएं हैं, उन्हें आकस्मिक संचलन के भीतर शामिल करते हैं हम। पटल विरूपणी संचलन दो प्रकार का था, एक महादेश जनक संचलन और दूसरा हमने पढ़ा था पर्वत निर्माणकारी संचलन। उसमें से हमने पटल विरूपणी बल को डिटेल से पढ़ा था और आज हम पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत बनने वाले वलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला था भ्रंश, यानी तनाव मूलक बल की वजह से भ्रंशों का निर्माण होता है। और जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वह जुड़ा हुआ है किससे? वलन से।
तो पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से, पृथ्वी से जो अंतर्जात बल कार्य करता है, उस बल की वजह से जो धरातली चट्टानें हैं, उन चट्टानों में संपीडनात्मक बल कार्य करता है। संपीडनात्मक। अब यह बल कैसे कार्य करता है? ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि तनाव मूलक बल का बल कार्य कर रहा है, जिसमें चट्टानें एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगा रही हैं। ठीक है, संपीडनात्मक बल में क्या होता है, चट्टानें आमने सामने बल लगाती हैं। मान लीजिए जो चट्टान है, यहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, और इस चट्टान में जब बल कुछ इस तरीके से लगे, आमने सामने बल लगे, तो आमने सामने बल लगने की वजह से चट्टानें कुछ इस तरीके से लहरनुमा आकृतियां बनाती हैं। ये चट्टानें क्या हो गई, कुछ इस तरीके से लहरनुमा आकृतियां बना रही हैं। अब यह लहरनुमा संरचना जो आप देख पा रहे हैं, यही लहरनुमा संरचना ही क्या है, वलन है। आज की क्लास में हम इसी वलन के बारे में, फोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे, वलन को। वलन मीन्स फोल्ड, फोल्ड। ठीक है, हमने देखा फोल्ड का निर्माण कैसे हो रहा है। हमने फोल्ड के बारे में क्या देखा कि जब पृथ्वी के भीतर से अंतर्जात बल कार्य कर रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, क्या कार्य कर रहा है, अंतर्जात बल कार्य कर रहा है। अंतर्जात बल द्वारा जो क्षैतिज संचलन उत्पन्न हो रहा है, क्षैतिज संचलन कैसे, कि मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान में जब इस दिशा में बल लगे, लंबवत नहीं, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज। ठीक है, कैसे, क्षैतिज, इस तरीके से, और ये लंबवत दिशा होती है, ये क्षैतिज। तो जब क्षैतिज बल कार्य करता है अंतर्जात बल की वजह से, पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से क्षैतिज दिशा में जब संपीडनात्मक बल कार्य करता है, संपीडन यानी एक दूसरे के सामने, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने ये जो बल है वह कार्य कर रहा है। जब ये बल एक दूसरे के आमने सामने कार्य कर रहा है, तो ये चट्टान जिसमें दोनों तरफ से बल लग रहा है, ये चट्टान कुछ इस तरीके से मोड़दार अवस्था में बन जाएगी। ठीक है, इस चट्टान का निर्माण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दोनों तरफ से, यहां से भी बल कार्य कर रहा है, यहां से भी बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जब आमने सामने बल कार्य करता है तो चट्टान कैसी हो गई, लहरदार। या आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से, संपीड़न की वजह से जो भू चट्टानें हैं वे लहरदार अवस्था में आ जाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। ये जो आपको लहरदार मोड़ दिख रहे हैं, यही मोड़ क्या कहलाते हैं, यही मोड़ वलन कहलाते हैं, यही फोल्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी वलन की डेफिनेशन देनी हो। अंतर्जात, पृथ्वी की अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के द्वारा जो चट्टानें हैं या भूतली चट्टानें हैं, उनमें संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है। और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ही संपीड़न है, संपीड़न बल। ठीक है, तो जब संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, संपीड़न की स्थिति के फलस्वरूप जो चट्टानें हैं उनमें लहरदार मोड़ बन जाते हैं, इनमें लहरदार मोड़ बनते हैं। और इन्हीं मोड़ों को, ध्यान रखिएगा, इन्हीं लहरदार मोड़ को ही आप क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। ठीक है, यही क्या है, वलन है। जब आपको वलन के बारे में बताना हो तो ध्यान रखिएगा, वलन में आपने क्या देखा कि इसके कुछ हिस्से ऊपर की ओर उठे हुए हैं। वलन के कुछ हिस्से आपने क्या देखा, जब वलन की स्थिति आपने देखी संपीड़न बल के फलस्वरूप, तो आपने देखा कि वलन के कुछ हिस्से क्या हैं, ऊपर की ओर उठ गए हैं, ऊंचे उठ गए हैं। तो चट्टान का वह हिस्सा जो वलन बनने के क्रम में ऊपर की ओर या ऊंचा उठ जाए। ठीक है, ध्यान रखिए, वलन आपके सामने है। वलन में कुछ भाग क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। और ऊपर की ओर उठे हुए इस हिस्से को क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। वलन में इसे क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। तो चट्टान का वह हिस्सा जो ऊपर की ओर उठ गया अपनति कहलाता है। और वलन में ही चट्टान का वह हिस्सा जो नीचे की ओर धंस जाए, नीचे की ओर धंस जाए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अभिनति कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिनति, सिंक्लाइन। ठीक है, तो जो हिस्सा, ध्यान रखें, जो वलन का वह हिस्सा जो ऊपर की ओर उठ गया है उसे हम क्या कहेंगे, एंटीक्लाइंस, अपनति,
एंटीक्लाइंस या अपनति, और वलन का वह हिस्सा जो नीचे की ओर धंस जाए उसे अभिनति या सिंक्लाइंस कहेंगे। सिंक्लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, वलन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो अपनति है वलन के सापेक्ष ही हम बात कर रहे हैं सारी चीजों में। अब आप ध्यान रखें, जब हम वलन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभिनति चाहे ये वाला हिस्सा हो और चाहे अपनति यानी यह वाला हिस्सा हो, तो अपनति की उच्चस्थ बिंदु से, ध्यान रखिएगा, अपनति के उच्चस्थ यानी सबसे ऊपरी बिंदु से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आप क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपनति लंब। इसे हम कहेंगे अपनति लंब। और ठीक ऐसे ही अभिनति के सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्न बिंदु से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आप क्या कहेंगे, अभिनति लंब। आप इसे कहेंगे अभिनति लंब, ठीक है। इस तरीके से अपनति और अभिनति के सापेक्ष आपको दो लंब प्राप्त हुए, एक तो अपनति लंब और दूसरा अभिनति लंब, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है कि जब हम वलन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, यह हिस्सा क्या है, अपनति है, ठीक है। हम इस वाले वलन में से समझने की कोशिश करते हैं, यह हिस्सा क्या है, अपनति। यदि हम अपनति की बात कर रहे हैं यानी हम एक वलन को लेंगे, वलन में ध्यान रखिएगा दो भुजाएं होती हैं, उच्चस्थ बिंदु से दोनों विपरीत दिशा की ओर होती हैं, उच्चस्थ बिंदु से दोनों विपरीत दिशा की ओर होती हैं। यह एक भुजा है वलन की और यह दूसरी भुजा है, इन्हें हम क्या कहेंगे, वलन की भुजा, लिम्स ऑफ फोल्ड। दोनों, यदि दोनों को काउंट करेंगे तो लिम्स ऑफ फोल्ड, वलन की भुजाएं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनति यानी सबसे उच्चतम बिंदु होगी, ठीक है। यह हिस्सा जो एक क्षैतिज हिस्सा है जिस पर फोल्ड बना हुआ है या जिस पर वलन बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए चट्टानें, जिन चट्टानों में वलन का निर्माण हुआ वो परतदार चट्टानें थी, मान लीजिए वे रूपांतरित चट्टानें थी, तो क्षैतिज दिशा से, ध्यान रखिए ये क्षैतिज दिशा है, यह चट्टान जो बनी है इस पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कहते हैं नति। तो क्षैतिज के सापेक्ष या क्षैतिज तल के सापेक्ष ये जो चट्टान है ये इसके साथ जो एंगल बना रही है उसे नति कहते हैं। फिर ये जिस दिशा में होगी उसे उतने दिशा के एंगल के साथ लिखा जाता है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए नति का मतलब क्या होगा तो समझ जाइएगा कि उस चट्टान के सापेक्ष जो क्षैतिज तल है उस पर जो एंगल बन रहा है उसे हम नति कहते हैं, ठीक है। और यहां इसके सापेक्ष जो ये लंब है, इस लंब पर जो नति आई उसे हम नति लंब कहेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। हमने अपनति के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि अपनति सबसे उच्चस्थ बिंदु है वलन का, ठीक है, और वलन की दोनों भुजाएं उसके विपरीत दिशा में है। यहां पर जो नति है आपने देखा दोनों नति क्या है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा अपनति के संदर्भ में ही, ठीक है, जो अपनति है यदि एक वलन है और उस वलन में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उन्हें हम समनति कहेंगे। तो आप उसे क्या कहेंगे, समनति कहेंगे, ठीक है, या आप कहेंगे सममित अपनति, आप उसे क्या कहेंगे, सममित अपनति। और यदि वलन की भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं तो आप उन्हें कहेंगे असममित अपनति, ठीक है। यानी अपनति दो प्रकार की है जो कि वलन की भुजाओं की लंबाई के आधार पर देखी जाती है, ठीक है। अभिनति के बारे में भी ध्यान रखिएगा, अपनति के सापेक्ष एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी अभिनति के बारे में ध्यान रखें तो क्षैतिज संचलन द्वारा जो वलन बना है, क्षैतिज संचलन के द्वारा जो वलन बना है इस वलन में धंसे हुए सबसे निचले बिंदु को, सबसे निम्नतम बिंदु को हम क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। और वास्तव में जब भी हम अभिनति की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये सबसे निचला बिंदु होगा किसका, वलन का, ठीक है। अब एक और खास बात ध्यान रखिएगा कि किसी वलन में कितना मुड़ाव कितना झुकाव है, जितना अधिक मुड़ाव झुकाव होगा उसकी अभिनति क्या होगी, उतनी अधिक मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की, वलन क्या है, वलन में कौन सा वलन का जो अक्ष है, और एक और बात जो अक्ष, जिस अक्ष की बात की इसी अक्ष के सापेक्ष यदि एक आप तल की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, इसी अक्ष के सापेक्ष आप एक लंबवत तल की कल्पना करते हैं, क्षैतिज जो तल है उसके सापेक्ष
समतल में या कहेंगे 90 डिग्री में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वलन का अक्ष, ठीक है, या आप कहेंगे अपनति अक्ष या अभिनति अक्ष। और ये क्या है, एक समतल है, तो आप इसे अभिनति अक्ष का समतल कहेंगे या माफ कीजिएगा अपनति अक्ष का समतल कहेंगे या अभिनति अक्ष का समतल कहेंगे। तो ये डेफिनेशन थी कुछ जो आपको ध्यान रखनी होगी, यानी अपनति और अभिनति दो प्रकार के जो अक्ष हैं, उन अक्ष के सापेक्ष दो समतल यहां विद्यमान होंगे, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहेंगे, या तो अपनति अक्षीय समतल कहेंगे या अभिनति अक्षीय समतल। तो दो समतल भी हैं, दो वलन के अक्ष भी हैं। आप इन्हें क्या लिख सकते हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं अपनति अक्षीय तल, ठीक है। और दूसरा आप लिखेंगे इसी के सापेक्ष जो तल बना हुआ है उसे अभिनति अक्षीय तल, ठीक है। तो ये दो आपको तल प्राप्त हो गए। इसके अलावा हमने बात की किसके बारे में, अक्ष के बारे में। तो आपके पास एक अभिनति, माफ कीजिएगा, एक अपनति अक्ष हो गया, या आप इसे कहेंगे अपनति वलन अक्ष, ठीक है। दो अक्ष हैं अपनति और अभिनति के आधार पर, इनके प्रकारों के आधार पर, तो ये क्या हो जाएंगे, अपनति वलन अक्ष, वलन अक्ष। और दूसरा अभिनति वलन अक्ष। और इन्हीं अक्ष के सापेक्ष समकोण में जो तल बना उसे हम क्या कह रहे हैं, अक्षीय तल। तो अपनति अक्षीय तल और अभिनति अक्षीय तल। इसके अलावा हमने पढ़ा नति के बारे में। तो अगला ध्यान रखें, यदि आप इसे क्रम से पढ़ें तो ये तीसरा होगा बिंदु, ये चौथा, पांचवा हमने देखा कि नति क्या है और नति लंब क्या है, ये डेफिनेशन भी हमने देखी। आप उसे डायग्राम में ध्यान रखें, क्योंकि डायग्राम में यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। हमने पढ़ा किसके बारे में, वलन और वलन की दोनों भुजाओं के बारे में। तो हमने पढ़ा लिम्स ऑफ फोल्ड्स के बारे में, या वलन की भुजाएं, ठीक है। दोनों ओर दो भुजाएं हैं वलन में, उच्चस्थ बिंदु के दोनों तरफ, ठीक है। फिर हमने अभिनति भी देखा और अपनति को भी देखा। अभिनति को देखा हमने, दो प्रकार की होती है, सममित अभिनति और असममित अभिनति। ये किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं वलन की भुजाओं पर, ठीक है। जैसे हमने देखा सम्मत, जब हमने बात की सममित अभिनति की, यानी अपनति के दोनों जो ढाल हैं किस पर डिपेंड करते हैं, ये ढाल पर, ठीक है। तो दोनों जो ढाल हैं अपनति के दोनों ओर, ये ढाल यदि बराबर है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सममित अपनति, ठीक है। यदि ढाल अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, ढाल बराबर नहीं है, यदि ढाल बराबर नहीं है तो आप इन्हें क्या कहेंगे, असममित अपनति। तो भुजाओं की लंबाइयों को यहाँ पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ढाल। भुजाओं का जो ढाल है, ढाल के आधार पर ही जो अपनति है वो सममित अपनति या असममित अपनति कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की क्या, कि वलन क्या है, वलन के जो हिस्से हैं, इनसे जुड़ी हुई जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कुछ खास अलग इंपॉर्टेंट शब्दावलियों के साथ, वलनों के प्रकार के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।